कई तरह के कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आधारित है, जैसे RSCAT, RSCFA एग्जाम, ऐसे कंपटीशन एग्जाम, इस तरह से कई और भी एग्जाम जो होते हैं उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जिनकी तैयारी करके आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। MS एक्सेल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कहते हैं। MS एक्सेल का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है, वर्कबुक के अंदर टोटल कितनी वर्कशीट्स बनाई जाती है? वर्कबुक यानी एक फाइल और उसके अंदर होती है वर्कशीट, तो टोटल मिला के होती है 256, 256 शीट्स होती हैं। MS एक्सेल में किसी भी वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? जब भी हम कोई एक्सेल स्टार्ट करते हैं, वर्कबुक स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर ही ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ आता है बुक 1, यानी उसका डिफॉल्ट नाम होता है बुक 1। फिर आप उसका नाम कोई देके उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्कशीट में डेटा दर्ज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियां और स्तंभ जो होते हैं, जिनको हम रो और कॉलम कहते हैं एक्सेल में, कितनी होती है टोटल? तो रो होते हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। ये डिजिट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए आपको दूसरी वैल्यू भी अलग अलग टाइप से, एक डिजिट चेंज कर दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ी डिजिट ध्यान रखनी है। 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट एक, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? जहां रो और कॉलम का जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेल, यानी जिसको हम मूल इकाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, रिबन बार कितने भागों का बना होता है? और रिबन बार को भी हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पूरा रिबन बार जो होता है उसमें मेनू बार होता है, ग्रुप्स होते हैं और कमांड होते हैं, तो 3 भाग होते हैं रिबन बार। रिबन बार के कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए यहाँ पे आ गया है, टैब, ग्रुप्स और ऑप्शन या कमांड। तो ये ऑल ऑफ अबाव इसका करेक्ट आंसर होगा। रिबन बार में बाई और सबसे पहले कौन सा टैब दिखाई देता है? सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में कौन सा टैब होता है? वो है फाइल टैब। MS एक्सेल ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब सेलेक्टेड होता है? जब भी हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं या वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो टैब आता है वो होता है होम टैब। पेपर मार्जिन कम करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है जो एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है? जब हमें पेज का मार्जिन सेट करना है, परफेक्टली हमें प्रिंट लेना है, तो फिट टू 1 हम ऑप्शन यूज करके उसका एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। नेक्स्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके विशाल डेटा यानी बड़ी साइज का जो डेटा होता है को आसानी से शॉर्ट या फिल्टर किया जाता है? तो एक्सेल में एक ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट एंड फिल्टर का। एक्सेल में ऐसा कौन सा कमांड है जिसके माध्यम से रो और कॉलम को किसी वर्कशीट में ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं? तो ग्रुप अनग्रुप का जो ऑप्शन मिलता है आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्कशीट सी डेटा को कितने प्रकार में बांटा गया है? वह कौन कौन से प्रकार हैं? सभी है, जैसे न्यूमेरिक डेटा भी हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू या डेट एंड टाइम, तो ऑल ऑफ अबाव इसका करेक्ट आंसर। MS एक्सेल में डेट फॉर्मेट का चुनाव कैसे करते हैं? जब हमें डेट फॉर्मेट चाहिए, जनरल फॉर्मेट को हटा के डेट फॉर्मेट लेना हो, तो ये स्टेप दे रखी, वो स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। होम टैब में नंबर ग्रुप के अंदर जनरल ऑप्शन में मोर नंबर फॉर्मेट में डेट का ऑप्शन आप चूज करेंगे तो डेट फॉर्मेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल के सभी फंक्शन किस चिन्ह के द्वारा शुरू होते हैं? तो इक्वल टू, यानी जब भी हमें कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू हमें लगाना कंपलसरी रहेगा, इसलिए इक्वल टू उसका सही आंसर है। MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब होता है? सेल रेफरेंस यानी किसी सेल को संदर्भित करता है, कि उस रेंज को दिखाता है। सेल रेफरेंस को और क्या कहा जाता है? सेल रेफरेंस को हम सेल रेंज भी कह सकते हैं। जो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं वो चाहे तो आप सेल रेफरेंस कह लें या फिर सेल रेंज कह लें। सेल रेफरेंस कितने प्रकार के हैं? सेल रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। MS एक्सेल 2016 में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? 300 से ज्यादा फंक्शंस MS एक्सेल में दिए गए होते हैं। किसी फंक्शन या फॉर्मूला को सही तरीके से लिखना क्या कहलाता है? सिंटैक्स। जब हम पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। नेक्स्ट है, डेटा का भंडारण, आयोजन और विश्लेषण डैश में किया जाता है? एक्सेल में किया जाता है। स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालिसिस जो करना है हम एक्सेल में करते हैं। एकाधिक वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक एक्सेल दस्तावेज का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक, जिसमें वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनता है वर्कबुक। रिबन बार में फाइल टैब के बाद में कौन सा टैब आता है? देखिए ऊपर सीक्वेंस दे रखी होती है, फाइल, होम, इंसर्ट, तो इस तरह से सबसे पहले जो आता है फाइल टैब के बाद में आता है होम टैब, तो इसका करेक्ट आंसर है होम टैब। ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सेव, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, डॉक्यूमेंट, शेयरिंग, हेल्प आदि विकल्प होते हैं। बैक स्टेज व्यू, यानी ये आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते लेकिन
जब ये पीछे हम किसी ऑप्शन में खोलते हैं तब ये दिखाई देता है, इसको कहते हैं बैक स्टेज व्यू। जब हम एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो इसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट शामिल होती है। जैसे ही हमने कोई नया वर्कबुक ओपन किया तो डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। वर्कबुक में अतिरिक्त वर्कशीट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो शिफ्ट F11 से हम नई वर्कशीट जोड़ सकते हैं। एक्सेल में एक सेल में किन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं। एक्सेल के सेल में कई सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम नंबर, करेंसी, सिंबल, पंक्चुएशन मार्क या टैक्स, नंबर, फार्मूला, फंक्शन, ये सारी चीजें हम उस सेल में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। एक से अधिक वर्कशीट को एक साथ चुनने के लिए क्लिक के साथ किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल का। जब हम एक साथ कई सारी वर्कशीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ करेंगे तो सब एक साथ सेलेक्ट होती है। नेक्स्ट है सेल सामग्री की फॉर्मेटिंग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, ये सारे ही होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सेल या सेल के समूह के लिए फॉन्ट, फॉन्ट आकार, रंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि को बदलने में उपयोगी है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे, जिसमें आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज, उसको बोल्ड, इटैलिक सभी कर सकते हैं। पेज की सेटिंग के लिए किस टैब की आवश्यकता होती है। जब भी हमें पेज की सेटिंग करनी है तो पेज लेआउट टैब दिया गया होता है, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, उसमें हमें पेज की सेटिंग के लिए पेज लेआउट टैब मिलेगा। तो पेज की सेटिंग के लिए पेज लेआउट टैब, यानी करेक्ट आंसर यही है। सेल की सामग्री को कई लाइनों में प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट। एक से अधिक सेलों को एक साथ करने के लिए मर्ज सेल। जब हमें बहुत सारी सेल को एक ही सेल में कन्वर्ट करना है तो हम मर्ज सेल को यूज करेंगे। वर्कशीट में डेटा फिल्टर करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। सूत्र एक समीकरण है जो आपकी वर्कशीट में वैल्यूज पर गणना का प्रदर्शन करते हैं, यानी आप एक इक्वेशन बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं आप, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट और एडिशन का साइन, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। एक्सेल में कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूले होते हैं जिसे डैश कहते हैं, और ब्रैकेट के भीतर सामग्री को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। यानी हम एक्सेल में कुछ पूर्व निर्धारित यानी कुछ ऑलरेडी बने हुए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो है आर्ग्यूमेंट। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज यूज की जाती है, जो वैल्यू यूज की जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा को चित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है चार्ट द्वारा। जब हमें कोई बहुत बड़ी टेबल दे रखी हो, उस टेबल को हमें एक पिक्चर के रूप में उसको प्रेजेंट करना हो तो हम चार्ट बना के उसको प्रेजेंट कर सकते। चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है, यानी चार्ट का जो भी टाइटल वगैरह हमें देखना हो तो वो कैसे देंगे, चार्ट का टाइटल बना के। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ट टाइटल। वर्कशीट में किसी भी प्रकार के बदलाव को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। तो कोई भी चीज हम अगर चेंज करते हैं, उसको हम ट्रैक करना चाहते हैं, तो एक्सेल में आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज इसका करेक्ट आंसर है। वर्कशीट में कुछ रो और कॉलम से संबंधित डेटा पॉइंट को एक साथ ग्रुप किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डेटा सीरीज। करेक्ट आंसर डेटा सीरीज। जटिल चार्ट के लिए एक महत्वपूर्ण घटक तत्व है चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज कौन से कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय लिया जाता है लेजेंड्स के द्वारा। लेजेंड राइट, डिफॉल्ट राइट साइड में आता है, आप टॉप में बॉटम में ले सकते हैं। एक कलर वाइज दे देता है जिसमें आइडेंटिफाई करना इजी रह जाता है। एक संख्यात्मक पैमाना जो डाटा पॉइंट व्यू को दिखाता है वो है वैल्यू एक्सिस। यह वह लाइन है जहां बहुत सी डेटा सीरीज व्यवस्थित की जाती है। यह चार्ट का हॉरिजॉन्टल भाग है जिसको हम कहते हैं कैटेगरी एक्सिस। बार चार्ट में वर्टिकल कहलाता है कैटेगरी एक्सिस, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों ही कैटेगरी एक्सिस कहलाते हैं। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू कहलाती है डेटा लेबल। जो एक्चुअल जो आपके पास वैल्यू है वो कहलाती है डेटा लेबल। कॉलम, बार, पाई, लाइन, एरिया, XY स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, बबल, डॉट नट, राडार, कॉम्बिनेशन, 3D, कॉनक्लाइंडर एंड पिरामिड आदि किसके प्रकार हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं सारी चीजें चार्ट। ये अलग अलग टाइप के चार्ट। मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए चार्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, वो है पाई चार्ट का। किस चार्ट में डेटा पॉइंट एक लाइन के रूप में कनेक्ट रहते हैं, वो है लाइन चार्ट। डेटा पॉइंट या वेरिएबल के दो सेट के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके पास कई सारे चार्ट दे रखे हैं, स्कैटर चार्ट है, XY स्कैटर चार्ट है, पाई चार्ट है। तो A और C इसका करेक्ट है, यानी स्कैटर चार्ट और पाई चार्ट दोनों का ही यूज किया जाता है, जिसको हम स्कैटर चार्ट को बिखरा चार्ट भी कहते हैं। शेयर कीमतों, वैज्ञानिक डेटा जैसे तापमान में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है स्टॉक चार्ट। व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो है राडार। चयनित टेक्स्ट की रेखा शैली परिवर्तन करता है वर्ड आर्ट,
यानी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा सा अगर हमें चेंज करना है, थोड़ा अलग लुक देना है, तो वर्ड आर्ट यूज किया जाता है। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? वो है डेटा टैब में आपको शॉर्ट ऑप्शन दिखेगा। एक नेम बॉक्स की स्थिति कहाँ होती है? यानी नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार दो आपको ऑप्शन ऊपर दिखाए जाते हैं। तो फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको दिया गया होता है नेम बॉक्स। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है आपका नेम बॉक्स। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर से ही हम फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। किस टाइप की सुविधा ले सकते हैं हम? सेल्स की सिर्फ वैल्यू को कॉपी व पेस्ट कर सकते हैं। उसमें फॉर्मूला कॉपी नहीं करना हो तो पेस्ट स्पेशल में आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? सभी तरह के बना सकते हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। लाइन ग्राफ नहीं होता है तो इसलिए ए और सी इसका करेक्ट आंसर होता है। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? सूत्र बनाने के लिए आप सेल वैल्यूज और सेल रेफरेंस दोनों का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंटरनेट के एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और MS एक्सेल 2010 में खोलते हैं, तो कहाँ खुलती है ये? प्रोटेक्टेड व्यू। नेक्स्ट मान लीजिए आप शीट 1 नामक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शीट 3 नामक वर्कशीट में मौजूद A1 से A10 सेल के मूल्य का योग हो, तो MS एक्सेल 2010 में सही सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, दो शीट की बात की है तो एक शीट का रेफरेंस दूसरी शीट पे जा रहा है, तो इसलिए सम तो करेंगे, लेकिन शीट 3 और A1 कॉलन A10 आएगा, यानी उस शीट का रेफरेंस इसमें दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ये। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, वो है ट्रिम। ट्रिम यानी एक्स्ट्रा स्पेस को हटा दे, सिंगल स्पेस को छोड़ के एक्स्ट्रा जितने भी स्पेस है उसको हटा देता है। जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है या इंटरनेट से डाउनलोड होती है तो स्वचालित रूप से MS एक्सेल 2010 में संभावित खतरों से दूर करने के लिए खुलती है प्रोटेक्टेड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को कहा जाता है, इसे कहते हैं रेफरेंसिंग। MS एक्सेल 2010 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन सा डाटा प्रकार उपयोग करना बेहतर है? Which data type is better to use for storing the price of an item in MS Excel 2010? सर होगा करेंसी। आइटम की कीमत जो है वो करेंसी में ही मापी जाती है। नेक्स्ट है, यदि सोर्स डेटा बदल गया हो तो MS एक्सेल में कौन सा पिवट टेबल टूल विकल्प पिवट या पिवट चार्ट में डेटा का अपडेट करता है? Which pivot table tool option in MS Excel updates the data in the pivot or pivot chart if the source data has changed? तो वो होगा रिफ्रेश। निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से एक MS एक्सेल 2010 में पोस्ट विशेष संवाद बॉक्स उपलब्ध नहीं है। Which of the following options is not available in the post special dialog box in Excel 2010? वो है XQRT। एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड सारे होते हैं, लेकिन SQRT स्क्वायर्ड जो फॉर्मूला होता है वो उसमें नहीं दिया गया होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में वेज सेल का पता है? वो है A1। A1 यानी A उसका कॉलम नंबर और 1 यानी रो नंबर। A1 इसका सही सेल एड्रेस होगा। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट F3 किसका शॉर्ट कमांड है? फंक्शन इंसर्ट करने का। कोई भी नया फंक्शन इंसर्ट करना हो तो शिफ्ट F3 से भी हम कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल के फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर का शॉर्ट कमांड क्या है? कंट्रोल शिफ्ट L। VLOOKUP फंक्शन क्या करता है? संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। बहुत बड़े डेटाबेस में किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का हम जानकारी चाहते हैं तो VLOOKUP फंक्शन लगा सकते हैं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? जो सही फंक्शन है, जो सही फॉर्मूला है, वो कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला किस तरह से होते हैं। सही सूत्र यानी सही फॉर्मूले को लगाने से पहले उसकी सूत्र की पहचान यानी फॉर्मूले की पहचान जरूरी है। देखिए, पावर फंक्शन लिखा हुआ है, पावर का फॉर्मूला है, लेकिन पावर किस तरह से यूज किया जाता है? तो देखिए, पावर और 2, यहाँ पे ये पावर का साइन दे रखा है, ये पावर 3, 2 पावर 3 दे रखा है, यानी साइन और पावर यानी फॉर्मूला और साइन दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में कौन सा ऑप्शन रो डेटा को कॉलम में और कॉलम डेटा को रो में दर्शाता है? विच ऑप्शन इज MS एक्सेल शो रो डेटा इन कॉलम और कॉलम डेटा इन रो? तो वो है ट्रांसपोज। सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या दर्शाता है?
यानी वो एक्टिव सेल है। जब भी किसी सेल पे हम कर्सर रखते हैं और बाउंड्री उसकी ब्लैक कलर की दिखाई देती है तो इसका मतलब वो एक्टिव सेल है, यानी हमारा कर्सर उस पर है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है क्या कहलाता है? लीजेंड। एमएस एक्सेल में डैश पूर्व लिखित फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं, वो होते हैं फंक्शन। एमएस एक्सेल में एबीएस का यूज होता है। एबीएस यानी किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, यानी इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। इसका करेक्ट आंसर है। किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को डैश के द्वारा पृथक किया जा सकता है। द सेल एड्रेस ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन अपेंडेड extensions in MS Excel formula is dash is separated by, वो होता है कॉलन। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें कॉलन का साइन आता है, उससे वो सेपरेट हो जाता है। आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम कहते हैं टेबल। यानी जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रो और कॉलम दोनों को यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होता है? उसे हम कहते हैं डॉलर। ये डॉलर का साइन इस तरह से होता है, डॉलर इसका करेक्ट आंसर होता है। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो इस तरह के पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। If you want to print in wide format, will you use this type of page orientation or now configuration? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैंडस्केप। चौड़े प्रिंट में हमें लेना हो तो लैंडस्केप, और सीधे प्रिंट में लेना हो यानी खड़ा पेज तो पोर्ट्रेट। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूला शुरू होते हैं। फॉर्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? इक्वल्स टू से। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू। एमएस एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? जब हमें एक्सेल की वर्कशीट को प्रिंट करना है, सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। एमएस एक्सेल में ये जो साइन दे रखा है जिसको हम हैश कहते हैं, क्या संकेत करता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, यानी वो शो नहीं हो पा रही है। जब हम कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे तो वहां पे जो टेक्स्ट या जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, जो डेटा लिखा हुआ है, वो शो हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो टेक्स्ट छिपा हुआ है। एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? इफ एरर एक लॉजिकल फंक्शन है। एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं संपूर्ण वर्कशीट का, बहुत सारे रो और कॉलम का, या केवल रो का। तो सभी कर सकते हैं। वर्कशीट में सभी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम चुन सकते हैं। फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है। यह आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लो चार्ट आर अ टूल फॉर प्लानिंग। दे आर जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी एल्गोरिदम, कदम पर कदम प्रक्रिया यानी स्टेप बाय स्टेप, किसी भी तर्क यानी किसी भी लॉजिकल के लिए, तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला यानी सूत्र सही रूप में है? इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। जब हम कोई रेंज पूरी सेलेक्ट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A1 कॉलन A10 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला सही आंसर है, क्योंकि देखिए बाकी आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। जब भी हम कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं तो बीच में कॉलन आएगा, और सेलेक्टेड सेल लेते हैं तो बीच में हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला आंसर सही है। थर्ड, डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम उसको सही क्रम में अरेंज करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं हम शॉर्टिंग। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पृष्ठ अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? Which of the following is used to give information about a page or document? वो कहलाता है हेडर और फुटर। एमएस एक्सेल में इस्तेमाल डैश फंक्शन अक्सर टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैपिटल केस में करना हो, फॉर्मूला बनता है वो है अपर फंक्शन। एमएस एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह डैश से शुरू हो। इन एक्सेल कैन अ न्यूमेरिक वैल्यू बी ट्रीटेड as a label value if it start with, जिसका करेक्ट आंसर है एप्स्ट्रॉफी। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? किसी भी सेल एड्रेस को अगर हम सेलेक्ट करें तो उसका क्या सही एड्रेस बनेगा? AZ यानी उसका कॉलम नंबर और 145 का रो नंबर। तो करेक्ट आंसर सेकंड है AZ 145। एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्प्ले इन द प्लॉट एरिया ऑफ अ चार्ट इन एमएस एक्सेल 2010 आर कॉल्ड
इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रिड लाइन, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से बनी हुई होती है। यदि एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? If want to repeat row column on all pages during printing in MS Excel 2010 then you can use this print title। तो print title ऑप्शन का हम यूज करके selected print हम ले पाएंगे। मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, तो MS Excel 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा बनेगा? Suppose there are 6 sectors like agriculture, manufacturing, mining, etc. that contribute to the GDP of India. Then which is the most suitable chart to show the contribution of each sector to the GDP of India as a whole in MS Excel 2010? तो उसके लिए हम बनाएंगे पाई चार्ट। MS Excel 2010 में जिसमें अधिकांश सेल का पता क्या होगा? ये पहले भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, यानी उस सेल का एड्रेस पूछा जा रहा है तो A1 उसका करेक्ट आंसर होगा। विंडोज पर आधारित एक्सेल किस तरह का सॉफ्टवेयर कहलाता है? वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम को डैश में दर्शाया जाता है ABC। जब हम एक्सेल की शीट ओपन करते हैं तो ऊपर हमें दिखाई देता है ABC और लेफ्ट साइड में आपको 1 2 3 दिखाया जाता है। तो ABC क्या होता है? कॉलम। एक्सेल फाइल को आमतौर पर क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्कबुक। रैम की फुल फॉर्म में R क्या है? R यानी रैंडम। MS एक्सेल वर्कशीट में रो डैश को दर्शाया जाता है 1 2 3। किसी टेप के अंतर्गत वर्कबुक में पासवर्ड लगाकर अनाधिकृत व्यक्ति के इस्तेमाल से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अंडर विच टेप द वर्कबुक कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्संस यूज बाय अप्लाइंग पासवर्ड। जब हमें पासवर्ड लगाना है किसी भी वर्कबुक को तो हम लगाएंगे रिव्यू टैब से। तो रिव्यू टैब में आपको पासवर्ड के ऑप्शन मिलेंगे। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार पर किस टैब में आपको स्पेलिंग चेक का विकल्प मिलता है? इन विच टैब ऑन द रिबन बार ऑफ MS एक्सेल 2010 यू विल फाइंड द स्पेलिंग चेक ऑप्शन? वो है रिव्यू टैब। रिबन बार पर किस टैब के तहत आपको अपनी वर्कशीट में चार्ट चुनने के विकल्प मिलेंगे? अंडर विच टैब ऑन द रिबन बार विल यू फाइंड द ऑप्शंस फॉर सेलेक्टिंग चार्ट इन योर वर्कशीट? करेक्ट आंसर है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से ही आपको सभी प्रकार के चार्ट मिलते हैं। रिबन बार पर किस टैब के तहत आपको अपनी वर्कशीट में प्रोडक्ट फंक्शन चुनने का विकल्प मिलता है? वो है फार्मूला टैब। जितने भी फार्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं एक्सेल में तो फार्मूला टैब के अंदर आपको कई सारे फार्मूले मिलेंगे। डेट फॉर्मेट को बदलने का विकल्प किस टैब के अंतर्गत होता है? अंडर विच टैब इज द ऑप्शन टू चेंज द डेट फॉर्मेट? तो होम टैब के अंदर। किसी सेल को फिक्स करने के लिए डॉलर साइन जो यूज किया जाता है किस टैब में मिलेगा आपको? तो वो भी आपको होम टैब के अंदर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित सेल संदर्भ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स सेल रेफरेंस? $9, यानी जब हम एब्सोल्यूट बनाते हैं तो डॉलर साइन आगे पीछे यानी कॉलम और रो दोनों तरफ लगा होता है, लेकिन जब हम उसको मिक्स सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं तो डॉलर साइन या तो कॉलम नंबर के आगे लगा होगा या फिर रो नंबर के आगे लगा होगा। तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। चित्र को देखकर नीले रंग के सेल का पता कीजिए, यानी ये नीला सेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये कर रहा है C2 को, यानी इसमें एक कॉलम नंबर है और एक रो नंबर है। तो ये C2 करेक्ट आंसर है। चित्र को पहचान कर बताइए कि यह रिबन बार पर किस टैब का चित्र है? तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो चीज आपको दिखाई जा रही है जो स्क्रीन पे ये है होम टैब। ये होम टैब के अंदर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे होम टैब नहीं है, इंसर्ट है, फॉर्मूला है, रिव्यू है, तो ये इनमें से कोई नहीं है। ऐसी की जिसको अन्य की के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है। A key is that needs to be pressed along with other key. Control, Shift, Alt ये तीनों ही की काम आती है किसी नेक्स्ट अनदर की के साथ। तो ऑल ऑफ अबाउ करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे चेंज करेंगे कि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए? हाउ टू चेंज द विड्थ ऑफ एनी कॉलम इन MS एक्सेल 2010 so that the selected content fits in it? कॉलम शीर्षक के दाई सीमा की ओर सिंगल क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम हेडिंग। इसका करेक्ट आंसर यही है। तो ये थे कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करें। इस तरह के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, आप खुद भी थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे और नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी। तो आपको उसी तरह से आपको रेडी रहना है और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा अगर इस तरह के और भी किसी वीडियो के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो। धन्यवाद।